हाँ तो बच्चों, आज मैं फिर आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा आपके सामने। आज हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं और यूनिट 3 जो है वो उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो करंट होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कोई भी मैग्नेट जो होती है वो अपने चारों तरफ जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैसे ही कोई भी मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन होते हैं? मूविंग चार्ज पार्टिकल, करंट कैरिंग कंडक्टर और परमानेंट मैग्नेट। इन तीनों चीज़ में कॉमन क्या है? करंट। अब आप कहेंगे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल में करंट कहाँ से आ गई? कोई अगर एक सिंगल पार्टिकल भी अगर चलता है तो चार्ज जब मोशन में आता है तो उसे हम करंट बोलते हैं, जो हमने पिछले यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। यहाँ पर जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, करंट बन रहा है, तो भी हमारे पास के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस इफेक्ट के बारे में जो सबसे पहले बताया गया था वो ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में बताया था। उन्होंने ये बताया है कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट भी होती हैं हमारे पास में। जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल मैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे स्पीकर के अंदर पीछे मैग्नेट लगी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो डोर होते हैं कबर्ड्स के, तो उसमें लॉक होता है, उसमें मैग्नेट होती है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके डोर में मैग्नेट होती है, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमारे पास में दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ऐसे ही दो मैग्नेट भी फोर्स लगाते हैं। इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? चार्ज, यानी कि मूविंग चार्ज जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे चार्ज चल रहा है, करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी चार्ज के चलने की वजह से है। परमानेंट मैग्नेट के बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जिसमें मैग्नेटिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम उसमें अंदर जाते हैं तो एटम्स में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, और ऑर्बिट में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल हो गया, तो उससे भी करंट बनती है और उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अल्टीमेटली यानी कि हम ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड बन क्यों रहा है? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज अगर मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट बनेगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए हमारे पास में जो क्वांटिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होती है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था पहले चैप्टर में, यानी कि चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है उसको मेज़र करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है। वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते थे, यहाँ पर हम इसे B से करते हैं। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। डायग्राम्स के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं और उसके लिए हमारे पास में 3 जो हैं वो मेथड हैं। अगर हम इस तरीके से किसी डायग्राम में क्रॉस देख रहे हैं और वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे अभी मैंने ये बोर्ड पे बनाया है, तो बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ड आप कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो इसको जनरली हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ये डॉट बनाते हैं तो डॉट का मतलब यहाँ पर होता है जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड की जगह पे आउटवर्ड हो गई है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस दिखाते हैं
तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के पैरेलल है, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर वो लाई कर रहा है, पैरेलल टू द पेपर। अब बात आती है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक कूलॉम्स लॉ हुआ करता था पिछले चैप्टर में, यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में, और उसी तरीके से हमारे पास में उसी से सिमिलर यहाँ पर जो लॉ है उसे हम बोलते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो पहले हम देखेंगे कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है। ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म जनरली पूछ लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म लिखिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ की। तो हमारे पास में बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हमारे पास में जैसे ये वायर है, तो इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। अब हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन यूज करनी होती है, तो हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ लेते हैं, स्मॉल लेंथ यानी कि dl, और इसको एक वेक्टर डिनोट करते हैं। dl की डायरेक्शन i के साथ होती है, मतलब dl और i सेम डायरेक्शन में माने जाते हैं, और इनको कंबाइंडली i डॉट dl लिखते हैं, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट जैसे एक हमारे पास में कोई छोटा चार्ज होता है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पॉइंट चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये उसी तरीके से एक पॉइंट सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी हम यहां से इससे एक पोजीशन वेक्टर लेंगे r, और ये पॉइंट हो जाएगा P। इस P पॉइंट पर ये एलिमेंट चार्ज की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम dB लिखते हैं। dB का मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म में होता है, यानी कि दिस इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो हमारे पास में होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें ये जो एंगल होता है वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है, dl और r के बीच में। तो ये थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। इन दोनों के बीच में ये एंगल होता है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले पढ़ चुके हैं, इसमें डाइपोल में, और 11th में भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो हम यहाँ पर जो डायरेक्शन दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में दिखाते हैं। तो अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेके जाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r साइन थीटा, यानी मैंने r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और r से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम r क्यूब। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया है। ऐसा करने से क्या होता है कि ये अब एक वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म अगर हमें लिखनी है तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा r क्यूब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि राइट द बायो-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये जनरली बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस फॉर्म को लिखना है आपको अगर वो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए बोलते हैं। इसके अंदर अब हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं।
यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो dl क्रॉस r और dv जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर dl क्रॉस r की होगी। dl अलग वेक्टर है, r अलग वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर बनता है। तो अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कैसे देखेंगे, जैसे ये हमारे पास में दो वेक्टर हो गए, एक हो गया dl, एक हो गया r, और ये डायरेक्शन आएगी db, राइट। और dl क्रॉस r जो होता है वो db की डायरेक्शन में होता है। तो dl क्रॉस r एक क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, और इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है db की और dl क्रॉस r की वो सेम होती है। इसको निकालने के लिए हमारे पास में होता है राइट हैंड थंब रूल। इसे बुक्स में आप देखेंगे तो इसको हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं, और राइट हैंड थंब रूल यानी कि हम राइट हैंड का यूज करेंगे। राइट हैंड का यूज कैसे करेंगे कि हमारा राइट हैंड जो है उसकी फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, घुमाते हैं dl से r की तरफ, तो ये जो थंब है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अब ये हमारे पास में ये हमारा थंब डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, और हम dl से r की तरफ क्या करेंगे, फिंगर्स को घुमाएंगे। तो हमारे पास में dl क्रॉस r फिंगर्स की डायरेक्शन में। अब इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर होता है उसको हम पहले प्रेफर करेंगे और उसके बाद में फिर हम दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएंगे। अगर इस फॉर्मूले में r पहले लिखा होता तो ये r क्रॉस dl होता। अभी ये dl क्रॉस r है तो डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, और r क्रॉस dl होता तो डायरेक्शन नीचे होती, लेकिन अभी हमारे पास dl क्रॉस r है तो ये ऊपर आ रहा है। अब इसको हम अगर उसमें देखेंगे कि वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है। तो सपोज करिए कि मेरे पास में एक ये स्ट्रेट वायर है, इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, और ये जो है हमने dl लिया हुआ है। अब मैं पॉइंट यहां पर भी ले सकता हूं, सपोज करिए ये r और ये p पॉइंट हो गया, और एक r मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ये मान लीजिए मैंने r डैश ले लिया और ये हमने p डैश पॉइंट मान लिया, नया पॉइंट। अब हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे कि dl देखिए ये है सामने, तो ये फिंगर्स मेरी dl की तरफ है। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा उस वाले r की तरफ, तो ये मेरा थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अंदर यानी इनवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस से दिखाई जाएगी अंदर की तरफ। ऐसे ही अगर हम मुझे इस तरफ देखना है तो मैं dl को r की तरफ घुमाऊंगा, थंब आपकी तरफ होगी, और ये यहाँ पर किससे दिखाया जाएगा, डॉट से। तो यानी कि वायर के राइट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड आपके, यानी जैसे हमने यहाँ पर, जैसे ये पेपर है इस पर हमने वायर रख लिया, तो वायर रख लिया, तो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर के अंदर परपेंडिकुलरली, और इस तरफ देख रहा हूँ तो ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बनाती हैं, तो ये ऐसे करके वायर के चारों तरफ घूमकर ऐसे आ रहा है। अगर मैं वायर के उस तरफ खड़ा हूँ, यानी कि जैसे ये वायर है, तो ये आपकी तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, घूमकर मेरी तरफ आ रहा है, और जब मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ से, तो ये इधर से बाहर आउटवर्ड आ रहा है और फिर ये इनवर्ड जा रहा है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पूरा एक क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है। अब इस बायो सेवर्ट लॉ पे ही आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में आ चुका है, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आगे भी आते रहते हैं, आ सकते हैं। और
हमें इसको क्वेश्चन को तैयार करना है। अब मेरे पास में क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल, वो ये है कि हमारे पास में 3 एक्सिस हैं, ठीक है। अब इन एक्सिस को हम नाम दे सकते हैं एक्स, वाई, जेड, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस पर हमारे पास में एक स्मॉल एलिमेंट दिया हुआ है, मान के चलिए ये हमारे पास में दिया हुआ है dl, और इस dl की जो वैल्यू है वो आपको dx i कैप दी हुई है। i कैप यूनिट वेक्टर होता है जो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर एक वेक्टर है dl जो किसकी डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में। यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट है P, तो ये हमारे पास में r पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है, कहां से, ओरिजिन से। अब अगर मैं देखूं तो इसमें अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आ रहा हूं। अब ये जो एलिमेंट है इसमें करंट मैंने मान लिया 2 एम्पियर है, ये जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, और dx की वैल्यू आपको 0.1 आई कैप मीटर दी हुई है। ये क्वेश्चन में ये वैल्यूज आ गई। अब हमें यहाँ पर बायो-सैवर्ट लॉ यूज करना है और उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पर, ठीक है। तो अब P पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास में हम, क्योंकि ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में दी हुई हैं, तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये डायरेक्शन जो है वो y की तरफ है, तो मैं इसमें एक यूनिट वेक्टर ऐड कर लूंगा j कैप मीटर। तो ये i कैप और j कैप हमें ये बता रहा है कि i कैप की जो डायरेक्शन है वो x यानी dl और करंट x पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और r जो है वो हमारा पॉजिटिव y एक्सिस पे। अब इसमें हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो अभी पढ़ा था वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसमें यहाँ पर ये जो म्यू नॉट होता है ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी पढ़ी थी। परमिटिविटी हमें ये बताती है कि किसी भी मीडियम में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है, और परमेबिलिटी हमें ये बताती है कि किसी भी मीडियम में से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकता है। यहाँ एक डिफरेंस है। पहली चीज, जो परमिटिविटी होती है और वो कांस्टेंट जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते थे वो था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी थी और म्यू नॉट परमेबिलिटी है। इसमें ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहा है। तो परमिटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, परमेबिलिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो परमिटिविटी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, लेकिन परमेबिलिटी बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। परमेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी भी मीडियम को डाल के, जैसे हमने आयरन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको रखने से वहां पर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है, कैसे कर जाती है, ये वहां पर उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए भी आप ये याद रखें कि म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 वेवर। ये एक नया यूनिट है, साइंटिस्ट का नाम है वेवर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये वेवर जो यूनिट है ये हम कहाँ देखेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा यूनिट नंबर 4 में। तो ये यूनिट वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आया है। अभी ये वेवर पर एम्पियर पर मीटर है। अगर मुझे म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम यहाँ पर 4 पाई × 10⁻⁷
वेबर पर एम्पियर पर मीटर लगाएंगे। तो हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले, तो आई डी एल क्रॉस आर और अपॉन में क्या हो जाएगा आर क्यूब। अब जैसे कि मैंने आपको बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10⁻⁻⁷। करंट मैंने कितना लिया है 2 एम्पियर। डीएल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.1 आई कैप और आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी हो गई 0.5 जे कैप। अब आर इसका मैग्नीट्यूड 0.5 यानी आर होगा और 0.5 की पावर हो जाएगी 3। अब देखिए बच्चे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 0.1 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 भी नीचे भी है ऊपर भी है, तो पावर एक कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये 0.5 को क्या कर सकता हूँ हटा सकता हूँ और नीचे मैं क्या कर सकता हूँ 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5। अब आता है हमारे पास में I क्रॉस J। तो बच्चे 11th में पढ़ाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में कि I क्रॉस J जो है एक तीसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है z एक्सिस पर और ये k होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ और इंटू 10⁻⁸ और 2 डॉट हम यहाँ से लेंगे 10⁻7, 8, 9, 10। तो पावर आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 25 और I क्रॉस J को हम लिख पाएंगे K कैप। ठीक है, तो बच्चे इसको 25 को हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 टाइम जाएगा, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू होगी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा 20 और फिर एक 0 लगाना पड़ेगा तो 200। तो ये 8 इंटू 10⁻⁻10 K कैप T क्या है यहाँ पर टेस्ला। T स्टैंड्स फॉर टेस्ला। ये SI यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलिए या नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें ये जो K कैप है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है ये। तो देखिए इसमें यहाँ पे मैथमेटिकली हमारे पास डायरेक्शन आ गई है। आप इसे वैसे भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डायरेक्शन अलग से भी देख सकते हैं। कैसे, मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था। तो ये DL हमारा x पर है, इसको हमने y की तरफ लिया, तो ये डायरेक्शन जो है x से y लेंगे तो डायरेक्शन K कैप मेरी तरफ यानी कि z की तरफ है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी K कैप जो आ रहा है वो z डायरेक्शन हमें बता रहा है। हाँ, तो बच्चों अभी हमने जो न्यूमेरिकल देखा वो बायो-सैवर्ट लॉ के ऊपर था और उसके बाद में अब बायो-सैवर्ट लॉ को यूज किया जाता है डेरिवेशन के लिए। किसके लिए? डेरिवेशन के लिए कि हमारे पास में एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। कॉइल का मतलब जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एक लूप भी हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरीके से हम जितनी बार वायर घुमाएंगे तो वो उतने टर्न्स बढ़ते चले जाते हैं। और ये सिंगल लूप भी एक कॉइल के फॉर्म में ही होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एक टर्न है और इसमें मल्टीपल टर्न्स करने होंगे तो उसमें हम n नंबर ऑफ टर्न्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट लॉ के से हम इस मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा हूँ इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं और फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेशन जो है वो नॉर्मली बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम आज यहाँ पर क्वेश्चन ही करेंगे केवल और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो बायो-सैवर्ट लॉ से B इक्वल टू एक फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ पर है? सेंटर के लिए।
जैसे ये एक वायर है जिसको मैंने एक सर्कल के फॉर्म में, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल मैंने इसको फॉर्म किया हुआ है। इसमें जो आप करंट देख रहे हैं वो क्लॉकवाइज है और इसमें जो करंट आप देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं। म्यू नॉट अभी हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर ये सिंगल लूप होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n को नहीं लेंगे, करंट इसमें फ्लो कर रही है, r इसकी रेडियस है। अब इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये हमारे पास में इसका तरीका होता है, फिर राइट एंड थंब रूल हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार यूज़ करने का तरीका बदल जाता है। हम इस बार फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट के साथ में मूव करते हैं, तो थंब जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे इसमें हमने करंट को घुमाया फिंगर्स के साथ, फिंगर को करंट के साथ घुमाया, तो ये थंब जो है वो हमारा अंदर जा रहा है। तो जब ये थंब अंदर जा रहा है तो यहाँ पर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड। अब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो थंब हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे अगर हम एक ओवरऑल कॉइल को रिव्यू करें तो यहाँ पर ये हमारे पास में कॉइल हो गई जिसमें करंट है और ये हमारे पास में इसकी ये एक्सिस कहलाती है। अब जब हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। कैसे होती हैं कि जैसे हम इसको घुमाएंगे फिंगर्स की डायरेक्शन में तो हमारा थंब ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और इसमें ये करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में एक मैग्नेटिक डाईपोल है। कोई भी मैग्नेट जो होती है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जैसे हम प्लस और माइनस चार्ज को अलग अलग कर सकते हैं, पोल्स को अलग नहीं कर सकते। कोई भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ साथ होते हैं। जैसे इस कॉइल के अंदर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे देखेंगे, इस कंडीशन में, यानी कि ये फेस कैसे, जैसे हमारे पास ये कॉइल हो गई। इस कॉइल में हमारे पास में जैसे मेरा हाथ आप देख रहे हैं, तो मेरा हाथ आप कैसे देख पा रहे हैं, क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है, और मेरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कॉइल को जब हम एक तरफ से देखते हैं तो करंट हमें क्लॉकवाइज दिखती है और उसके अपोजिट साइड से जब हम देखते हैं तो करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपके यूनिट नंबर 4 में भी काफ़ी काम आएगा आपके, इसको हमें याद रखना है। तो जैसे इसका आसान तरीका ये होता है कि करंट की डायरेक्शन में आप जैसे ये ले रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है तो ये वाला जो साइड होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये वाला जो साइड है वो कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर होती है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी हमें इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक फॉर्मूला और होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें कब निकालना है, अभी हमने सेंटर पे निकाला था, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसे अब हम निकालेंगे इसे एक एक्सियल पॉइंट पर। अब एक्सियल पॉइंट कैसे हुआ, जैसे मैंने भी आपको बताया, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था सेंटर से जाने वाली लाइन जो प्लेन के, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसे हम एक्सिस कहेंगे। तो ये एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में ये कॉइल होती है, इसके अंदर ये इस तरीके से, ये मैंने गैप इसलिए छोड़ा है जिससे कि आपको पता लगे कि इसमें हो क्या रहा है। ये बेसिकली कॉइल इस तरीके से आपके सामने है, इसमें करंट आउटवर्ड आ रहा है और फिर ये घूमकर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड देखा था तो वो यहाँ पर एक्सिस पर देखा था, ये ऐसे, तो ये हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कहाँ था, सेंटर पे था,
अब इसकी जगह पर अगर हम एक पॉइंट ये ले लें P, या यहाँ पे ले लें P डैश, तो ये हमारे पास में एक्सियल पॉइंट कहलाता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड देखने का तरीका वही रहेगा, डायरेक्शन वैसे ही देखेंगे हम। जैसे एक करंट है तो थंब मेरा इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों जगहों पर सेम रहेगी। बस अब हुआ क्या है कि सेंटर से हम दूर चले गए, तो हम किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी कम होगा। तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे देखेंगे, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास में ये हमारी एक्सिस हो गई। इस P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास में ये सेंटर होता है O, और O से लेके ये जो डिस्टेंस है हम इसे x मान लेते हैं, और यहाँ पर ये जो रेडियस है किसकी, कॉइल की, इसको हम R मान के चल रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि इसमें करंट इस तरीके से है। तो ये करंट आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, तो ये इस मेथड को जो मैंने बताया था डायरेक्शन देखने का, उसके हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सियल पॉइंट पर वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, फॉर्मूला यहाँ पर जो बनेगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर होता है म्यू नॉट Ni R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें कहाँ के लिए यूज करना है, किसी भी एक्सियल पॉइंट के लिए। ठीक है, और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था वो सेंटर के लिए था। इस फॉर्मूले से वो पिछले वाले फॉर्मूले को भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम सेंटर पे जाएंगे तो ये P पॉइंट O पर लाई करेगा, यानी हमारे x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। जब ये x 0 हो जाएगा तो हम x को 0 कर देंगे, R स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब बचेगा, ऊपर R स्क्वायर। अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मूला दोबारा से वही आ जाएगा, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये सेंटर के लिए होता है और ये एक्सियल के लिए। अब हम आते हैं इस पर क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं। तो पहले हम सेंटर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और सेंटर वाले फॉर्मूले से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पर, उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है दो कॉइल के वजह से। जैसे अभी हम आज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमारे पास में एक कॉइल ये हो गई, दूसरी कॉइल ये हो गई। दीज टू कॉइल्स आर कंसेंट्रेट। कंसेंट्रिक का मतलब हो गया कि दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है। अब इसकी जो रेडियस है वो हमने कितनी ले रखी है, R1, और इसकी जो रेडियस है वो हमने कितनी ले रखी है, R2। ठीक है, और यहाँ पर हमने करंट दोनों में अलग अलग ले रखी है। तो एक में करंट हो गई हमारी मान लीजिए I1 और एक में करंट हो गई I2। तो इस कंडीशन में दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। हम इस कॉइल को नंबर 1 और इस कॉइल को नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट की, तो वो देखने में बताया था मैंने आप, ये फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में, थंब आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड बनेगा। ऐसे ही ये आउटवर्ड बनेगा, यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे और दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड यानी कि सेम होती है। और जब हम सेम वेक्टर्स को लेते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो इसमें मेथड क्या होगा कि हम यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसमें जैसे नंबर ऑफ टर्न्स कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर दिए हैं तो रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। और करंट हो गई I1 और ये हो जाएगा 2R1। डायरेक्शन जो थी वो हमने क्या देखी थी, आउटवर्ड। अभी V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट
N2 I2 अपॉन 2R2। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्शन का है आउटवर्ड, तो हमारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमारे पास B1 और B2 ये दो मैग्नेटिक फील्ड बने, दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए फॉर्मूला लगा दिया मैंने A प्लस बी। अब क्वेश्चन में जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी, जैसे मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 50, इसमें 100, रेडियस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रखी होगी, तो हमें इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ध्यान ये रखना है कि सारे जो यूनिट्स होते हैं वो एक ही सिस्टम में हो। अगर आप CGS में ले रहे हैं तो CGS में, लेकिन जनरली हमारे पास में इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें हमें सारे यूनिट्स रखने होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक करंट जो है वो मैंने अपोजिट कर दी, तो ये जब ये अपोजिट हो जाएगी तो इस क्वेश्चन में चेंज क्या आया, इस क्वेश्चन में चेंज ये आया कि एक करंट तो वही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब ये डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा क्रॉस, यानी कि ये दोनों डॉट और क्रॉस दो अपोजिट वेक्टर्स हो गए। अपोजिट वेक्टर्स के केस में हम जो बड़ा वेक्टर होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। अब बात आती है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको उसमें वैल्यूज क्या दी होंगी, तो वो आपको कैलकुलेट करके देखना होगा। हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि B1 बड़ा है या B2 बड़ा है। तो सपोज करो कि मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि B2 इज ग्रेटर देन B1। ठीक है, ये चीज माननी नहीं है, एग्जाम में आपको जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी होंगी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे और उसके बाद में आपको ये पता लगेगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आपको सिंपली क्या करना है, B2 अगर बड़ा है तो B2 में से B1 को माइनस करना है, B1 में से B1 बड़ा है तो B1 में से B2 को माइनस करना है। जैसे मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि B2 बड़ा है, तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये फॉर्मूले में यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे, पिछली बार B1 और B2 सेम डायरेक्शन में थे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा, यानी वो डॉट था, ये डॉट था तो ये भी डॉट होगा, मतलब ये आउटवर्ड और ये आउटवर्ड। लेकिन अभी यहाँ पर डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो हमेशा डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ आएगी। अब B2 बड़ा है तो डायरेक्शन जो रिजल्टेंट की होगी वो क्रॉस मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ होगी। अगर B1 बड़ा हो जाता है तो B1 में से B2 को माइनस करेंगे और डायरेक्शन B1 की तरफ आएगी, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो होगा उसमें हम लिखेंगे द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर अगर B1 बड़ा है। फिर अभी हमने B2 को बड़ा लिया है तो क्रॉस यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो जनरली हमारे एग्जाम में आता है। इसमें हमें कंसेंट्रिक दी हुई थी, कंसेंट्रिक का मतलब एक ही प्लेन में दी हुई थी। अब जैसे ये एक हमारी कॉइल थी, इसी प्लेन में दूसरी कॉइल थी, अब मैंने एक कॉइल को इस तरीके से परपेंडिकुलर कर दिया, यानी कि एक जैसे इस प्लेन में वर्टिकल प्लेन में और एक कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो एक हॉरिजॉन्टल हो गई एक वर्टिकल हो गई। अब इसमें करना वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कॉइल्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन अभी हमने इसको फिर दोबारा से कंसेंट्रिक लिया। फर्क क्या है कि पहले दोनों कॉइल एक साथ पैरेलल रखी हुई थी, अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी एक वर्टिकल प्लेन में है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, अगेन इसमें एक करंट मान के चलिए, यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो ये करंट जो है वो हमने ले लिया I1 और ये करंट जो है वो हमने ले लिया I2।
इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली R1 और इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली R2, ठीक है। और ये कॉमन सेंटर हो गया O। अब इस O पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमें फिर दोबारा से डायरेक्शंस देखनी होगी। डायरेक्शन देखने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना होगा। तो इसमें हमारे पास में करंट कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, ये करंट जा रही है इस तरीके से। तो अब ये आउटवर्ड करंट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, यानी कि जो पहली कॉइल, फर्स्ट कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे कि मैंने एरो बना रखा है। फिर उसी तरीके से अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये इस तरीके से, तो ये कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा B2। अब ये B1 और B2 दो अगेन वेक्टर्स हमको मिले। तो सबसे पहले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो A प्लस B। फिर हमने डायरेक्शन को चेंज किया था, तो A माइनस B। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब इनको ऐड करने के लिए हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना होता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से जब हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो वी विल गेट अ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल होता है ये हमारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें देता है। तो अगेन हम V1 के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, म्यू नॉट। अब सपोज करो कि इसमें एक ही सिंगल लूप दिया है, तो मैं n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं ले रहा, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा I1। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे तो n आएगा। अभी जैसे मैंने सिंगल लूप माना है तो कोई n नहीं लेना। 2R1 B2 म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R2। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास में हमें ये याद रखना चाहिए कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब फर्स्ट फैक्टर का स्क्वायर प्लस b दूसरे का। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हो गया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पर हम पुट करेंगे और उसके बाद में इसका स्क्वायर करके इस फॉर्मूले से रूट निकालकर वो फाइनल वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमने पहले भी डायरेक्शन बताई थी आउटवर्ड इनवर्ड, लेकिन यहाँ आउटवर्ड इनवर्ड हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर एक एंगल होगा। एंगल हम या तो ये वाला ले सकते हैं या हम ये वाला भी ले सकते हैं। ये पर्टिकुलरली हमारी चॉइस होती है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हमारी चॉइस है। और अगर ये दिया है कि आपको वर्टिकल से निकालना है या हॉरिजॉन्टल से, तो वो वहाँ पे मेंशन होगा। मेंशन नहीं है तो आप दोनों में से आपकी मर्जी कोई भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे tan थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये B2, तो ये भी B2, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये B2 डिवाइडेड बाय B1, और tan अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास B1 डिवाइडेड बाय B2, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ तो बच्चों, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन जो किए वो हमने सेंटर वाले फॉर्मूले से किए थे। अब हम एक्सेल वाले फॉर्मूले पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने की देखना है करना क्या है। अब देखिए इसमें दोनों करंट जो है मैंने आउटवर्ड की तरफ ली हुई है, तो हम जब यहाँ पे लेंगे तो ये पॉइंट अब बीच में आ रहा है। पहले हम सेंटर पे निकाल रहे थे, अब बीच में निकाल रहे हैं, तो बीच का मतलब दिस विल बी कॉल्ड अ एक्सियल पॉइंट। इसमें हमारे पास में ये I1 और ये I2, तो ये दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से आएगी, यानी कि हमारे पास में पहला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ है। तो हमारे पास में यहाँ पर अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर की पावर 3/2। X1 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, R1 की कोई होगी। ऐसे ही हम जब B2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2 R2 स्क्वायर 2
r2² प्लस x2² की पावर 3/2। अब जैसे ये सेम डायरेक्शन में है तो हम b नेट b1 प्लस b2 लगा सकते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसमें से एक डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, जैसे ये वाली डायरेक्शन मैंने I2 की अपोजिट कर दी, तो ये B2 की जो डायरेक्शन है अब वो ऐसी हो जाएगी। तो अगेन देखिए वही चीज़ आ गई, दोनों वेक्टर अपोजिट हो गए, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे और B नेट जो है वो B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1 होगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बड़ा है। अभी एक क्वेश्चन इस पर ऐसे भी हो सकता है कि आपसे कहे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब 0 होता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड को 0 ले लेंगे तो ये हमारे पास में B1 इक्वल टू B2। ये कंडीशन कब लगेगी, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ये तभी होगा जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होंगे। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि 0 मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए, तो उसमें होगा क्या कि कोई एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग होगी। जैसे I1 अगर आपको दिया हुआ है तो I2 आपसे पूछेगा, तो हम ये कंडीशन वहाँ पर लगाकर I2 को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा, उसके बाद में 2 फॉर्मूले हमने पढ़े और उसके पे एक क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।